प्लान सी का हिस्सा यही था कि जीसीसी कंट्रीज ये सारे जंग में आए और एक दूसरे के साथ लड़ के इतने कमजोर हो जाएं ताकि ग्रेटर इजराइल उनको बनाना आसान हो जाए। F-35 गिर जाए, F-18 गिर जाए, F-15 गिर जाए, F-16 गिर जाए, तो फिर पीछे बचा क्या है? अमेरिका के साथ हुआ क्या? ये जंग क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन में फॉल ऑफ काबुल की मुसलसल बात करते थे कि कितना बड़ा ब्लंडर था। 18% तेल जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरता है वो चोक हो चुका है। फिर उसके बाद अब होतीज आ चुके हैं इस जंग के अंदर, वो रेड सी से वहां 20% तेल वहां से वो रोकेंगे। दुनिया का 40% तेल तो रुक गया। चाइना की फैक्ट्रियां स्लो होंगी तो आपका क्या होगा? आप तो यहाँ कुछ भी नहीं बनाते। अमेरिका के अंदर तो कुछ भी नहीं बनता, सारा चाइना से आता है। और यहाँ अमेरिका में आज भी जो नंबर 1 इशू है वो इन्फ्लेशन है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता मिड टर्म हारे या जीते, वो अपना काम करते रहेंगे क्योंकि उनको पता है मैंने अगला इलेक्शन नहीं लड़। किस खूबसूरती से इजराइल ने अपने आसपास के 20 मुल्कों में किस तरह न्यूट्रलाइज किया। डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी कौन देगा? मुझे ये बताएं। इमरान खान की गारंटी फिर भी पिंकी पीरनी दे लेती है, यहाँ तो पिंकी पीरनी भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि हम यूरेनियम को लेके वहां से निकल आएंगे और हम वो ट्रॉफी गले में पहन के तो कहेंगे जी जीत गया भाई, जीत गया भाई, जीत गया। काजाकिस्तान में इन्होंने ऑपरेशन किया था यूरेनियम लेने के लिए, और जॉर्जिया जो रशिया की स्टेट थी, वहां पे दोनों जगह इन्होंने कामयाब ऑपरेशन किए थे। एरिक प्रिंस जो कि ब्लैक वाटर के हैं, वो इस वक्त दुबई में बैठे हैं और युगांडा से फौज को भर्ती कर रहे हैं। ईरान का हर मर्द, उसके लिए 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग जरूरी है, उसने आर्मी में जाना ही जाना है 2 साल के लिए। आज ये जंग जो हो रही है सिर्फ ईरान नहीं लड़ रहा, रशिया और चाइना भरपूर उनके साथ खड़ा है और उनकी मदद कर रहा है। उनकी मदद के बगैर एक दिन ये जंग नहीं लड़ी जा सकती। पीट हेग्सेथ ने एक नया नाम रखा है ग्रेटर अमेरिका। ग्रीनलैंड से गयाना और उसके बाद साउथ अमेरिका और कनाडा भी उसमें शामिल है। अब हम अपने इस रीजन को प्रोटेक्ट करेंगे। यूरोप अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करे, मिडिल ईस्ट अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईरान अमेरिका इसराइल जंग पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कौम से खिताब किया है और आप सब ने उनके खिताब या सुन लिया होगा या उसके मंदरजात देख लिए होंगे। मैंने वाशिंगटन से साजिद तारड़ साहब को दावत दी है क्योंकि ये वाशिंगटन में बैठे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के हमसाए हैं और रिपब्लिकन पार्टी से इनका ताल्लुक है। आजकल मकबूलियत भी बड़ी कम है रिपब्लिकन पार्टी की, तो मैंने कहा जरा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारड़ साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। साजिद तारड़ साहब, आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का खिताब सुना है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वर्ड बाय वर्ड। जंग बंद करने का तो उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। आज दर हकीकत देखें, मैंने 3 कैंपेन्स में ऑफिशियली, बल्कि ऑफिशियल कैपेसिटी में मैंने उनके साथ काम किया। और सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मेरी समझ से ये बाहर है कि ये हुआ क्या है, अमेरिका के साथ हुआ क्या, ये जंग क्या है। तीनों कैंपेन्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो हमेशा ये कहते थे कि वो एंटी वार प्रेसिडेंट, नोबेल पीस प्राइज के लिए कैंडिडेसी, बोर्ड ऑफ पीस की वॉशिंगटन डीसी के अंदर मीटिंग, और फिर उसके बाद हर स्पीच डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन में फॉल ऑफ काबुल की मुसलसल बात करते थे कि कितना बड़ा ब्लंडर था। और आज मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके लफ्जों का तजाद ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा था। मेगा जो उनकी कैंपेन थी, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका फ्यूचर देख रहा था। रिपब्लिकन पार्टी का फ्यूचर सोच रहा था जब वो स्पीच दे रहे थे। उन्होंने एक भी नई बात इस स्पीच में नहीं की। जो उन्होंने कहा है 2 से 3 हफ्ते, मार्को रूबियो साहब कल इंटरव्यू में ये कह चुके हैं 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। उन्होंने अपनी कामयाबियां गिनवाई उसमें, ठीक है, लेकिन जिन चीजों से मैं डिसएग्री करूंगा वो ये था कि उन्होंने कहा कि हमें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से, हमारी बला से, हमारा अपने पास तेल इतना ज्यादा है कि रशिया और सऊदी अरेबिया से भी तेल ज्यादा है। लेकिन मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश ये है उसके जवाब में कि 18% तेल जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरता है वो चोक हो चुका है। फिर उसके बाद अब होतीज आ चुके हैं इस जंग के अंदर, वो रेड सी से वहां 18-20% तेल वहां से वो रोकेंगे। दुनिया का 40% तेल तो रुक गया। अब दुनिया, और दूसरा, आपने चाइना का तेल वेनेजुएला से बंद किया, फिर आपने जाके ईरान का ये वहां से भी चाइना को चोक कर दिया। चाइना की फैक्ट्रियां स्लो होंगी तो आपका क्या होगा? आप तो यहां कुछ भी नहीं बनाते। अमेरिका के अंदर तो कुछ भी नहीं बनता, सारा चाइना से आता है। और यहां अमेरिका में आज भी जो नंबर 1 इशू है वो इन्फ्लेशन है। इस जंग से पहले भी इन्फ्लेशन था, आज भी इन्फ्लेशन है। एवरेज अमेरिकन 2-2 जॉबें करके बच्चों को पाल रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? और दूसरा, आज आप कहते हैं कि जो यूरोप को भी कह रहे हैं कि तेल, जाओ जी आप अपना खुद ही जंगे अपनी लड़ लो,
लेकिन ये जंग जो है, ये इजराइल की जंग थी, ये एक ग्रेटर इजराइल की जंग थी। देखें, आज की तकरीर के ट्रम्प को आप करीब से जानते हैं, क्या मकासद होंगे, उन्होंने ये तकरीर क्यों की? अगर आप ये कह रहे हैं कि इस तकरीर में कोई नई बात नहीं है, पुरानी बातें हैं, सब बातें पहले कर चुके हैं, फिर ये तकरीर उन्होंने क्यों की? देखें, इसमें मुजम्मल भाई, जो मेरी मेरी गुजारिश ये है कि इनकी तकरीर से पहले एक ओपन लेटर भी ईरान की तरफ से आया है। बहुत से लोग मेरी तरह के एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एग्जिट स्ट्रेटजी देंगे या एग्जिट का कोई ना कोई शेड्यूल आए सामने रखेंगे। और पिछले दिनों से अगर डांट मिलाए जाएं, जिस तरीके से उन्होंने कई दफा कहा है कि रिजीम हैज बीन चेंज्ड, नए लोग जो हैं वेरी कॉम्पिटेंट हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि वो इतने ज्यादा रेडिकल भी नहीं है, दे आर वर्केबल पीपल। आज मेरे जैसे कई लोग आज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जिट स्ट्रेटजी देंगे, एग्जिट आज बताएंगे कि कब तक निकलेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। उसकी वजह ये बताता चाहूं, मैं जितनी ज्यादा आजकल रिसर्च इस चीज पे करता हूं, अगले दिनों मैंने रिसर्च की है, बीबी नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने के बाद ऊपर नीचे जो दौरे किए हैं और फिर जिस तरीके से आके मारा लागो जाते रहे हैं वो, और इस वक्त जायनस क्रिश्चियन आस पास हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, और जायनस क्रिश्चियन जो है वो बल्कि जायनस ज्यूज से भी ज्यादा एक्टिव हैं, हमदर्दियां रखते हैं ज्यूज के लिए। और प्रॉमिस लैंड के बारे में आपने देख ही लिया होगा, माइक हकबी जो हमारे अमेरिकन एम्बेसडर हैं इसराइल में, वो ग्रेटर इसराइल के बारे में किस खूबसूरती से उन्होंने कहा है नहीं कि नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। कि आपको आपको लगता है ट्रम्प को नहीं पता पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है? एब्सोल्युटली पता है उनको, एब्सोल्युटली। आपके ख्याल में ट्रम्प को नहीं पता कि मिड टर्म सर पे पड़े हैं और डेमोक्रेट ने गर्दन दबोची हुई है? यहां पे मुजम्मल भाई, मैं एक चीज अर्ज करना चाहूंगा। अमेरिका की सियासत में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है कर्स ऑफ द सेकंड टर्म। वो ये उसके अंदर ये होता है कि प्रेसिडेंट पहली टर्म के अंदर अपने ज्यादा सख्त फैसले नहीं करता क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना होता है। सेकंड टर्म में जब प्रेसिडेंट को यह पता होता है कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, वो अपना मैंडेट और अपनी लेगेसी के बारे में इतना ज्यादा वो टची हो जाता है कि वो हर चीज को बलाए ताक रख के ऐसे फैसले करता है जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कर लिया। ईरान की जंग जो है वो अमेरिका की जंग नहीं थी। हर बंदे को पता है कि ईरान तो वाज नॉट। आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को कोई फर्क नहीं पड़ता मिड टर्म हारे या जीते, वो अपना काम करते रहेंगे क्योंकि उनको पता है मैंने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना? एब्सोल्युटली, इस जंग में जाना बीबी नेतन्याहू के कंधों पर बैठ के, इससे तो यही लगता है कि ही वाज केयरलेस अबाउट द फ्यूचर ऑफ जेडी वैंस, रिपब्लिकन पार्टी इटसेल्फ, कंजर्वेटिव मूवमेंट, मेगा मूवमेंट। ही इज केयर। तो डेमोक्रेट्स तो बहुत खुश होंगे आजकल। एब्सोल्युटली, आपने देखा नहीं है कि जिस तरीके से 2 मिलियन लोग वो सड़कों पे ले आए हैं अगले दिन नो किंग के, जो उन्होंने रैली निकाली है। आपका क्या ख्याल है, एजेंसियां उसकी रिपोर्टें नहीं दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को? सारा दिन टीवी चैनलों ने कवर किया है, नो किंग नो किंग, नारे लग रहे हैं। फिर उसके बाद आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन जजों ने, मैं अगले दिन, जो एक कंजर्वेटिव जज है, अगले दिन उन्होंने एक फैसले के साथ इनकी प्रेसिडेंसी को इंपीरियल प्रेसिडेंसी कहा है। आपका क्या ख्याल है, बताने वालों ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को नहीं बताया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपीरियल प्रेसिडेंसी? सब पता है, इसमें इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं जो जहां पे लम्हा फिक्रिया मुजम्मल भाई, मेरे लिए और आपके लिए भी परेशानी का बायस ये है कि 10 मिलियन आबादी इसराइल की, 10 मिलियन, और वो सारे, वो भी मुजम्मल भाई, सारे वो भी जो है वो जंग के हक में नहीं है। वो भी सिर्फ जायनिस्ट इसको सपोर्ट कर। वो कितने ताकतवर हैं कि 8 बिलियन इंक्लूडिंग योरसेल्फ हॉस्टेज बना लिया उन्होंने, हॉस्टेज। किस खूबसूरती से इसराइल ने अपने आसपास के 20 मुल्कों को किस तरह न्यूट्रलाइज किया है, देखें जरा। आज आप इधर, आप और मैं यहां ईरान की बात कर रहे हैं, वो 32 मील उन्होंने लेबनान का कवर कर लिया है, दरियाए लतानी तक का वो कब्जा कर गया। कोई पूछने वाला ही नहीं, बताने वाला ही नहीं। कोई अदालत, कोई डर, कोई खौफ, इंसानियत, कोई ह्यूमन राइट्स। बच्चों को मारना, खवातीन को मारना, बूढ़ों को मारना, बिल्डिंगों। आज मैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं मैं पत्थर के जमाने में ले जाऊंगा ईरान का। ईरान तो पहले ही पत्थर के जमाने में जा चुका है। जिस शहर की, जिस कंट्री की 90,000 बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाए, वो पत्थर ही हो जाए, और क्या होता है वो। नहीं, और इस जमाने
पर ईरान भी तो सुलह के लिए तैयार नहीं है ना। ईरान कहते हैं अमेरिका शायद सीज फायर पिछले दिनों में करने के लिए बड़े उसने सिग्नल्स दिए, लेकिन ईरानियंस ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मुजम्मल भाई इसमें डोनाल्ड ट्रंप इज अ फिक्स, जब अगली पार्टी सीज फायर के लिए तैयार ही नहीं थे, देखो लड़न के अलावा की ऑप्शन है। मुजम्मल भाई ट्रस्ट, अगले क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग नेगोशिएशन अटैक करते रहे हो हमारे ऊपर। आज भी वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं गारंटी कौन देगा, इस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। आज वो चाइना को कहते हैं तुम डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी दो। डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी कौन देगा, मुझे ये बताएं। इमरान खान की गारंटी फिर भी पिंकी पीरनी दे लेती है, यहां तो पिंकी पीरनी भी नहीं है। तो ये मसला ये है, ट्रस्ट फैक्टर है। ट्रस्ट फैक्टर किस तरह, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए बहसीत है कि एज एन अमेरिकन मैं शर्मिंदा हूं कि दुनिया की सोल सुपर पावर 10 मिलियन भी नहीं, 5-7 मिलियन यहूदियों के हाथों इस तरह यह कमाल हो चुकी है। 13 अमेरिकन बच्चे जो हैं वो इसराइल की जंग, एक ज़ायनिस्ट की जंग लड़ते मारे गए हैं। उनके माँ बाप को जेडी वैंस क्या सोच रहे हैं आजकल? कोई मुस्तकबिल नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। कोई क्या सोच रहा है उसका, कोई मुस्तकबिल नहीं। रिपब्लिकन पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं आगे मजीद, जो हो रहा है इस वक्त कंट्री के अंदर, कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्या मुस्तकबिल है? जेडी वैंस को बगावत कर सकती है? नहीं कर सकते, वो चॉइस ही कोई नहीं है। जितना डैमेज हो चुका है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट, मुझे ये बताया वो यहां पे कांग्रेसमैन दूसरे, यहां पे इस वक्त आप देख नहीं रहे, ऑन ग्राउंड रियलिटी इतनी मायूसी है, इतनी महंगाई है, इतना एक तमाशा बन चुका है। आप ये देखें कि मेरा मकसद है कि मैं आई विश आई कैन एक्सप्लेन, आई विश। और मेरे नजर में मैं समझता हूं कि जिस जगह ये फंस चुके हैं इनको खुद नहीं पता इससे निकलना किस तरह। अब वो कहते ना, मैं कंबल नू छड़ना, कंबल मैनू नहीं छड़दा हुण, ये बात बन चुकी। अच्छा, और दूसरे जी आज उन्होंने 2 हफ्ते कहे हैं, आपको लगता है 2 हफ्ते बाद सीज फायर हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें। ये बीबी नेतन्याहू ने सीज फायर, उसने ये जंग उसने शुरू की थी, खत्म भी वही करेगा, वो उसकी मर्जी है। वो कल सुबह कर दे, परसों कर दे, तरसू कर दे, वी आर जस्ट वर्किंग फॉर देम। मेरी नजर में देखा जाए, एक मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा बात। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्रिप चाइना का कैंसिल है, 14 मई उसकी नई डेट है। 14 मई से पहले कोशिश करेंगे ये बंद करके चाइना जाएं। ना हुआ तो फिर वो भी इनकी प्रायोरिटी कोई नहीं है, उसको 2 महीने आगे कर देंगे। हम तो कहते हैं ना जी, नौकरी तो नखरा असी तो बीबी नेतन्याहू दे मुलाजम आ, सवेरे बंद करे शामी बंद करे, ना करे की फर्क पैंदा। 13 मरवाए इस बच्चे अगे इतने अमेरिकन मावा दे, 13,000 मरवा देता भी ऐसा ऑफ नहीं करना। नहीं, अब अगले 2 हफ्ते बमबारी होती रहेगी या कोई ग्राउंड ऑपरेशन भी आप देख रहे हैं? देखें यहाँ पे जो मैं इंटरनेशनल जरीदे देख रहा हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट और दूसरे सारे रिपोर्टें बता रहे हैं कि दो चीजें इनकी नजर में है। 15,000, लेकिन उसके बारे में मैं आपने बताता हूँ अपना मेरा तजरिया क्या है। 15,000 सोल्जर्स पैरा ट्रूपर ये लेके जाना चाहते हैं, एयर सपोर्ट होगी साथ। या तो ये खार का जजीरा है, वो उस पर कब्जा करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि हम यूरेनियम को लेके वहां से निकल आएंगे और हम वो ट्रॉफी गले में पहन के तो कहेंगे जी जीत गया भाई, जीत गया भाई, जीत गया। लेकिन उसमें 2 चीजें सामने नजर आती हैं। जब अगर देखा जाए माजी के अंदर इराक में जब ये गए थे ऑपरेशन करने के लिए इराक में, 2 चीज, इन्वेजन, 2 ऑब्जेक्टिव हैं, ऑक्युपेशन और इन्वेजन, 2 मुख्तलिफ चीजें। इन्वेजन करेंगे, ऑक्युपेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान 9 करोड़ आबादी है और बहुत बड़ा कंट्री है। और इन्होंने देख लिया है, अफगानिस्तान के अंदर भी इन्होंने देख लिया, इराक में जो बड़े कंट्रीज को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तालिबान बड़ी जहानत के साथ एक साइड से दूसरे सूबे में, दूसरे से तीसरे में चले जाते थे, ये चेज ही नहीं कर पाते थे उनको। तो दर हकीकत वही सिचुएशन है, ऑक्युपेशन नहीं करेंगे, इन्वेजन के लिए जाएंगे। खार उसको लेके या पाकिस्तान को बिठाएंगे वहां पे, या फिर यूएई को बिठाएंगे वहां पे मिलके, ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं। और या फिर तीसरा काम है, वो यूरेनियम इसलिए नहीं ले पाएंगे ईरान से क्योंकि उन्होंने यूरेनियम को कई जगहों पे रखा हुआ है। इन्होंने पहले माजी में 2 जगह पे, काजाख्स्तान में इन्होंने ऑपरेशन किया था यूरेनियम लेने के लिए, और जॉर्जिया जो रशिया की स्टेट थी, वहां पे दोनों जगह इन्होंने कामयाब ऑपरेशन किए थे। लेकिन ईरान इज नॉट जॉर्जिया और काजाख्स्तान, यहाँ पे वो ऑपरेशन इनका यूरेनियम का भी नहीं कामयाब हो सकता। ये जो मेरे एनालिसिस में खुद पढ़ता हूँ सारा दिन इंटरनेशनल जरीदे, उनके मुताबिक। और तीसरा ऑक्युपेशन मेरे ख्याल में वो इम्पॉसिबल है। उसकी रेशो ये है कि 100 बंदों के ऊपर 20 फौजी रखने पड़ते हैं
अगर वहां पे उनको कंट्रोल करना हो तो आप अंदाजा लगा लें 9 करोड़ लोगों के लिए कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे। उसके बारे में भी यहाँ एक ओपिनियन आई है कि एरिक प्रिंस जो कि ब्लैक वाटर के हैं, वो इस वक्त दुबई में बैठे हैं और युगांडा से फौज को भर्ती कर रहे हैं कि अगर लार्जर लोग ले जाने पड़े तो कहां से लेकर जाएंगे किसी बड़े ऑपरेशन के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इट वाज अनप्लान्ड, इट वाज इल प्लान्ड, इल प्रिपेयर्ड। ना ये कौम एतमाद में। एरिक प्रिंस तो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो किराए की फौज देते हैं, जिस मुल्क को भी चाहिए हो, जिसको भी चाहिए हो, वो किराए की फौज जो है वो देते हैं। तो आपका बिल्कुल वही। ख्याल है कि यूएई और अमेरिका इस वक्त अफ्रीका के मुल्कों से किराए की फौज की भर्ती उन्होंने शुरू कर दी है ईरान पर इन्वेजन के लिए? बिल्कुल ये खबर मैं बिल्कुल मैं बल्कि ब्लूमबर्ग की खबर है या वॉशिंगटन पोस्ट की, मैं इसी पिछले हफ्ते में पढ़ रहा था कि एक्टिव। और यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि एरिक प्रिंस ब्लैक वाटर वेनेजुएला में भी इन्वॉल्व थे ऑपरेशन। और ये उनको, और ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ द व्हाइट हाउस एट द मोमेंट, एरिक प्रिंस। तो अल्टीमेटली इस तरह के हरबे अब देखे जा रहे हैं। देखा, इसका सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बॉडी बैग आते हैं अमेरिका में आर्मी के, उसका कुछ प्रोटोकॉल और है, कौम को बताना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्टर मार के बॉडी बैग में जब आता है तो कौम को बताया भी नहीं जाता कि कितने बॉडी बैग आ चुके हैं। यही अफगानिस्तान में हुआ है, यही इराक में हुआ है। बदनसीबी है कि अपनी ही फौज के लोगों को आप कुछ ज्यादा पैसे दे के आप उनको ब्लैक वाटर जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रीम ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। जब आप आर्मी भी प्राइवेट बना लें, और इसके मूजद जो थे वो हमारे डिक चेनी थे जॉर्ज बुश पीरियड में, जिस तरह जब आगाज हुआ और जिस बेदर्दी के साथ उन्होंने इस कंट्री को लूटा था। उनकी कंपनी ने, मेरे नाम अब कंपनी का निकल गया, लेकिन एक्सट्रीम था। किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन बिडिंग नहीं थी, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स। हालीबर्टन, अब मेरे जेहन में हालीबर्टन। तो ये ब्लैक वाटर भी उसी पीरियड नहीं में तो हुई ये थी। अगर हम ये माने कि एरिक प्रिंस के जरिए किराए की फौज जो है वो भर्ती कर की जा रही है, और वो जो है उसके जरिए को ग्राउंड इन्वेजन किया जाएगा ताकि मरें तो अफ्रीकी मरें या उन मुल्कों के लोग मरें जहां से ये फौज आएगी, और तो कितनी फौज होगी तो ये ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया जाएगा? क्योंकि उनके ऊपर कमांडर तो गोरा लगाना पड़ेगा ना, अमेरिकन। जाहिर ऊपर कमांड वही करेगा। तो कितनी फौज होगी कि यूएई की कमांड में उनसे कराया जाएगा या अमेरिका की कमांड में कराया जाएगा? मेरे ख्याल में देखें, ब्लैक वाटर के अंदर इन्होंने क्या करते हैं, हमारी आर्मी जो अमेरिकन आर्मी है उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद उनको रिन्यू करते हैं। एरिक प्रिंस जैसे लोग जाके, जो बेचारा 30,000 एक सिपाही ले रहा है, उसको कहते हैं आओ तुम्हें 40,000 दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। इसी तरीके से, और ये जो रिटायर्ड फौजी होते हैं उनको रख लेते हैं और उनसे फिर ये काम कराते हैं। और ये कराता रहा माजी में, इराक में भी, हर जगह। लेकिन अब देखें, मैंने जिस तरह आपको रेशो बताई है उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत बड़ी आर्मी चाहिए। अगर ऑक्यूपेशन करनी है तो हर 100 बंदों के ऊपर 20 आर्मी वाले बिठाएंगे, तब उनको कंट्रोल कर पाएंगे। और यहां पे एक और अर्ज भी बात करूं मुजम्मल भाई, ईरान का हर मर्द, उसके लिए 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग जरूरी है। उसने आर्मी में जाना ही जाना है 2 साल के लिए। तो अगर वहां पे पास दराने इनकलाब और बसीज, इसके अलावा भी जितनी आबादी उनकी मर्दों की है, उन्होंने 2-2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कर रखी है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि रेशो क्या होनी चाहिए। इज अ ह्यूज रेशो। इट विल बी अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। और एक मैं बात मुजम्मल भाई और अर्ज करूं, आज ये जंग जो हो रही है सिर्फ ईरान नहीं लड़ रहा है, रशिया और चाइना भरपूर उनके साथ खड़ा है और उनकी मदद कर रहा है। उनकी मदद के बगैर एक दिन ये जंग नहीं लड़ी जा सकती। और दूसरी सारी टेक्नोलॉजी और सारी सपोर्ट उनकी है। और कभी इस, आज देख लें 32 दिन हो चुके हैं आज। अच्छा, नहीं ये और ऐसा भी मुमकिन है कि ट्रम्प की आज की तकरीर ईरान को ये बताने के लिए कि हम जंग नहीं बंद कर रहे, ताकि वो जंग बंद करने की तरफ आ जाए, और ये स्मोक हो, एक धुआं उन्होंने क्रिएट किया हो इस तकरीर से, और अंदर से वो मुज़ाकरात जंग बंद करने के लिए तैयार बैठे हों? नहीं, इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इस वक्त डायलॉग हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो 15 पॉइंट इन्होंने दिए थे, 6 पॉइंट उनके थे। बातें हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं। यूरेनियम का क्या करना है वहां पे, स्टेट ऑफ हार्मोज का क्या करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये भी प्रपोजल थी, यूएई मान नहीं रहा था। और हमारी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी पाकिस्तान की ने अभी रिसेंटली यूएई का दौरा किया है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अगर कुछ पीरियड के लिए स्टेट ऑफ हार्मोज को चलाता है तो आप प्लीज एग्री कर जाएं। तो ये सारी चीजें नेगोशिएट हो रही हैं। लेकिन दोनों पार्टियां, डोनाल्ड ट्रंप सब चाहते हैं कि वो एक बहुत बड़ी ट्रॉफी गले में डाल कर आए, अनकंडीशनल सरेंडर, और उसकी तस्वीरें बने और सारा कुछ जिस तरह के एक पूरा शो हो
और उसकी बेस पे वो मिड टर्म इलेक्शन जीते। मेरा ख्याल है ईरान वो नहीं देगा, क्योंकि इस दौर में वहां पे उनको भी अपनी पॉपुलैरिटी, उन्होंने भी लोगों में वहां रहना, दुनिया में रहना है, तो वो अनकंडीशनल सरेंडर पासदराने इनकलाब बिल्कुल नहीं देंगे। और दूसरा, वो क्यों देंगे, इस वक्त उनका अपर हैंड है, उनके साथ रशिया चाइना खड़ा है। और दूसरा, अगर उनके पास देखें उनका प्राइस क्या है, उनका प्राइस ये है कि अगर वो स्टैंड करते हैं तो मिडल ईस्ट गल्फ कंट्रीज, उनका अगला बड़ा, उनका चौधरी फिर ईरान होगा। फिर उस इससे बड़ा रिवार्ड क्या हो सकता है कि पूरी दुनिया के तेल के ऊपर नजर उनकी हो। बल्कि यहाँ पे तो इस वक्त डायलॉग ये भी हो रहा है कि ये विलिंग है दे आर, कि वहां पे अपनी आर्मी बेसिस बंद करने के लिए, लेकिन कितनी है ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ पे मुजम्मल भाई, आपके देखने वालों को दो नई चीजें बताना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखना जरूरी है। एक तो आज से कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपने फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी जो लेआउट की थी, उसके दौरान आपने देखा होगा कि पहले मानरो डॉक्ट्रिन का नाम डॉनरो डॉक्ट्रिन रखा गया था, और उसको फिर तकवीत देती है कि आज से 2 हफ्ते पहले हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार पीट हेग्सेथ ने दोबारा एक नया नाम रखा है, ग्रेटर अमेरिका। अब वो ग्रेटर अमेरिका क्या है, उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रीनलैंड से गयाना और उसके बाद साउथ अमेरिका और कनाडा भी उसमें शामिल है, कि अब हम अपने इस रीजन को प्रोटेक्ट करेंगे। यूरोप अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करे, मिडल ईस्ट अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करे, वी आर नो मोर। तो दर हकीकत मैं हमेशा माजी में भी ये कहता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरीके से रशिया और चाइना के अलायंस को तोड़ा जाए। वो जब नहीं टूटा तो फिर दूसरा प्लान भी नहीं इनका ये था कि योल्टा 2 किया जाए और तीनों कंट्रीज बैठ के अपने अपने हदूद का तयन कर लें। तो मेरे ख्याल उन्होंने कर लिया है। यूक्रेन रशिया रखेगा, ताइवान चाइना रखेगा, अपने अपने रीजन अमेरिका ग्रीनलैंड रखेगा, और अपने साउथ अमेरिका को कंट्रोल करेगा। कनाडा को भी देखेगा कि उसके साथ किस तरह डील करना है। तो अपनी हदूद का तयन हो चुका है मेरे ख्याल में। जो अगले दिन पीट हेग्सेथ ने, आप गूगल करके देखें तो नजर आ जाएगा ग्रेटर अमेरिका का नक्शा, एक नया नक्शा क्या है। अच्छा, आज ख्याल था तकरीर में वो नेटो के साथ बड़ा बुरा सलूक करेंगे, कुछ लोग कह रहे थे नेटो तोड़ने का ऐलान कर देंगे, कुछ कह रहे थे कि नेटो, लेकिन आज वो यूरोप के बारे में मुकम्मल खामोश रहे, नेटो पे कोई बात नहीं की ट्रम्प ने। किसी ने उन्हें समझाया है कि हम और यूरोप के साथ मत लड़ें? मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है टाइम की शॉर्टेज हो, लेकिन उन्होंने इस स्पीच से थोड़ा कल शाम और आज सुबह जितने इंटरव्यू हैं, उन्होंने बरतानिया के जहाजों के बारे में बातें की हैं। उन्होंने कहा कि यूजलेस हैं, पैथेटिक हैं, पेपर लाइंस हैं। मेरा मकसद है वो कर रहे हैं मुसलसल। और मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया कि आज ज्यादा मायूस थे, कल भी मायूस थे, क्योंकि पोलैंड ने भी इनकार कर दिया है कि उनकी एयर स्पेस को ना इस्तेमाल किया जाए, और पैट्रियट बैटरियां जो हैं वो भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में पोलैंड जो था वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़े करीब था, उनका सदर। लेकिन उनके वजीर खारजा ने आज उनको बहुत मायूस किया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब यूरोप से बहुत मायूस हैं, बल्कि कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से भी मायूस हैं, जो कि जंग में सपोर्ट नहीं कर रहे। दर हकीकत प्लान जो बीबी नेतन्याहू इज अ वेरी क्लेवर कनिंग पर्सन है, उनका तीसरा प्लान सी का हिस्सा यही था कि जीसीसी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, ये सारे जंग में आए और एक दूसरे के साथ लड़ के इतने कमजोर हो जाएं ताकि ग्रेटर इसराइल उनके लिए, उनको बनाना आसान हो जाए उनके। लेकिन सऊदी अरब ने तो काफ़ी समझदारी का मुज़ाहरा किया है, वो जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। ये यूएई देखिए, तैयार है, सऊदी अरब तैयार नहीं है। बिल्कुल देखिए, इसमें मुजम्मल भाई मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा हमारे फील्ड मार्शल साहब को, कि किस खूबसूरती के साथ वो मुसलसल सऊदी अरेबिया बैठे रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मुसलसल ईरान के साथ डायलॉग करते रहे हैं। डार साहब देख लें, आज उनके बाजू में फ्रैक्चर है, लेकिन चाइना दौरा करके आए हैं। तो मैं समझता हूं, और इसमें एक और भी खदशे का इजहार करूंगा कि अल्लाह ताला इन चीजों को नजर ना लगाए, क्योंकि आपका जो पड़ोसी है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है आपकी इस चीज की। आपने देखा है अगले दिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो जबान इस्तेमाल की है, और उसके बाद ये भी चीजें नजर आ रही हैं कि दोबारा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं कश्मीर में, और आपको ईस्टर्न बॉर्डर पे एंगेज करके वो अपने नए दोस्त तालिबान और अपने नए बाप जायनिस्ट, इन दोनों को सर्व करना चाहते हैं। दुख की बात है, लेकिन आज जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान का नाम हर जगह पे है, पाकिस्तान का झंडा एक अमन की और एक एक अलामत बन चुका है। आप देखें अच्छा, ये जहाजों मोहम्मद बिन को, सलमान से ट्रम्प क्यों नाराज है? ये बात समझ नहीं आ रही। देखिए उसमें कई चीजें हैं। देखिए, नाराज नहीं है, अपसेट इसलिए है कि वो जंग में क्यों नहीं कूद रहे हैं।
देखे ना, प्लान सी तो यही, प्लान ए क्या था, रजीम चेंज। प्लान टू ये था कि कुर्दों को लड़ाया जाए और हम खुद पीछे रहे। प्लान सी क्या है कि ये सारे एक दूसरे के गले फाड़ें, सऊदी अरेबिया यूएई के ऊपर अटैक करे, यूएई ईरान के ऊपर अटैक करे, ये एक दूसरे के ऊपर लड़े मारें एक दूसरे को, और साथ पीछे वो बीबी नेतन्याहू बैठ के तालियां बजाए और ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो जल्दी हो जाए। अब वो जो फेल होता नजर आता है, तो जाहिर देखें जब दो पार्टनर हैं, पार्टनर कौन कौन है, बीबी नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप है, जब एक पार्टनर अपसेट हो, बीबी नेतन्याहू अपसेट हो कि मोहम्मद बिन सलमान वहां से गोले क्यों नहीं बरसा रहा, वो इस जंग में कूद क्यों नहीं रहा वहां से, तो अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब भी अपसेट होंगे उस पर। तो उस इसलिए अपसेट है वो। अरबों का, तो जैसे यूरोप और अमेरिका का इत्तेहाद टूट रहा है, ऐसे अरबों और अमेरिका का इत्तेहाद भी टूट रहा है। देखिए, इस वक्त मैंने आपको बताया नहीं, टूटा नहीं, टूटेगा नहीं, लेकिन कमजोर हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान इस जंग का अमेरिका को ट्रस्ट फैक्टर है कि, और दूसरा स्टेटस ऑफ द सोल सुपर पावर वो, और तीसरा ट्रस्ट, एलाइज ट्रस्ट नहीं करेंगे। और तीसरी चीज जो है कि अपनी सारी टेक्नोलॉजी इन्होंने एक्सपोज कर दी उस जंग के अंदर रशिया और चाइना के साथ। और उसमें आपने देखा होगा, मैं बल्कि कई दफा कहता हूं, अमेरिकन देखें किस खूबसूरती से कहते हैं कि जेरेड फोर्ड सबसे बड़ा जो शिप है, कहते हैं जी कभी टॉयलेट बंद हो गए, कभी कहते हैं उसके अंदर आग लग गई है, कहते फ्रेंडली फायर, कोई त्यारा किसी मिसाइल से लगने से इन्होंने एडमिट ही नहीं किया। लेकिन दुनिया अंधी है आंखों से, कानों से बहरी दुनिया। F-35 गिर जाए, F-18 गिर जाए, F-15 गिर जाए, F-16 गिर जाए, तो फिर पीछे बचा क्या इनके पास? इनके हथियार लेगा कौन आगे पीछे? ये क्वेश्चन। इतना बड़ा इसराइल, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इसराइल की इतनी बड़ी कीमत, इतनी बड़ी कीमत। मेरे जैसे कई लोग आज 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 हैरान हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अमेरिका, व्हाट इज द फ्यूचर। अच्छा, इस लोग कहते हैं एप्स्टीन फाइल का रौला है, पर मैं नहीं मानता। आपको लगता है एप्स्टीन फाइल का रौला है? नहीं, उसमें दो चीजें हैं। एक तो कहते हैं इसमें कहा गया है, और एप्स्टीन एप्स्टीन जब बिल्कुल मुसाद का प्रोडक्ट थी, वो मुसाद के लिए काम करता था, ये भी चीजें सामने आ चुकी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, मैं उनके साथ रहा हूं, इस उनकी बला से कोई उनका कुछ स्कैंडल सामने आ जाए, वो तो उनके बारे में मैं स्टेटमेंट आप जरा याद करें, मुजम्मल भाई आपको याद कराना चाहूंगा। उन्होंने अपनी पहली कंपेन में कहा था कि मैं नीचे उतर के 5th स्ट्रीट पे किसी को गोली मार दूं तो मेरी रेटिंग को फर्क नहीं पड़ेगा। परसों उन्होंने क्वेश्चन किया, जरा गौर से सुने, उन्होंने कहा है यू कैन आस्क मी एनीथिंग, इवन यू कैन आस्क मी अबाउट, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट सेक्स। तो इस बंदे को एप्स्टीन फाइल का कोई परेशानी होगी? एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरा जो सबसे एक बड़ा पॉइंट है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, एप्स्टीन फाइल के अंदर यह भी लिखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब एप्स्टीन जिंदा था तो उन्होंने अपने अपने क्लब से उसकी मेंबरशिप खत्म की थी। फिर जो पुलिस वाला जिसने उनके खिलाफ केस बनाया था, उसको बुला के उन्होंने इनकरेज किया था कि एप्स्टीन इज एन इवल एंड हिज गर्लफ्रेंड इज इवल, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो इनके खिलाफ केस बनाया। तो ये सारी चीजें प्रोटेक्ट करती हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को। दैट इज नॉट ट्रू। लेकिन देखे ना, इस वक्त जो मुझे जो था कि सारी नेगोशिएशन कर कौन रहा था, स्टीव विटकॉफ कर रहा था, और उसके बाद जेरेड कुशनर कर रहा था, और अब सामने भेजा जा रहा था जेडी वैंस को। अगर यही आप देख लें तो इसमें से कई चीजें सामने आ जाती। नहीं, क्या आ तो जाती है बताना। देखे दोनों जूइश थे, स्टीव दोनों का विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोनों जूस। दोनों जूइश, बिल्कुल। और यहाँ पे कई इंटरनेशनल जरीदों में आ चुका है, बल्कि ब्रिटिश जरीदों में तो आ चुका है कि दे वर लीनिंग टुवर्ड्स इजराइल। और अल्टीमेटली जब देखें कि आप पहले दिन ही ट्रस्ट फैक्टर, पहले दिन ही ट्रस्ट फैक्टर। और जेडी वैंस प्रो इजराइल हैं। नहीं, प्रो इसराइल हाँ होंगे वो भी, अल्टीमेटली उनका कौन सा गुजारा हो सकता है कि वो इसराइल के खिलाफ हो, लेकिन ही वाज एंटी वार, वो अपनी कैंपेन में वार के हक में नहीं थे। और दूसरी आज वजह यह भी है कि उनको एंटी वार बनाया जाएगा क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो वो जाके एंटी वार जो सेंटीमेंट है उनको उनके ऊपर कैपिटलाइज करके, तो वो एक विक्ट्री या कोई नेगोशिएशन करके कोई मेडल लेके आएंगे ताकि वो मिड टर्म इलेक्शन में लोगों को बता सकें कि दिस इज माय विक्ट्री। ही मेड मिस्टेक, गुड कॉप बैड कॉप, ये उनकी मिस्टेक थी। मैं शरीफ आदमी, मैं थे एंटी वार साहब, एक जी मेरा मेडल थे आपने। लेकिन ये कि मुजम्मल भाई, द वर्ल्ड इज इन, आज जंग बंद हो भी जाए तो वर्ल्ड वॉन्ट बी द सेम। ये महंगाई का तूफान आएगा ही आएगा। अमेरिका देखें $2 बिलियन पर डे का खर्चा है। पता नहीं वो किस तरह कहां से आएंगे वो पैसे, और उसके बाद कहते हैं अरबों से ले लेंगे हम। अरबों के पास होंगे तो देंगे ना, मेरा ख्याल है अब अरबों के पास भी कहां बचे होंगे इतने।
अरबों से क्या नहीं लिया अभी तक। इन्होंने आज भी कहा है जी कि $18 ट्रिलियन आ रहा है जी अमेरिका में। कहां से आएगा वो, क्यों आएगा वो? मेरा मकसद है वो इन इन सर्कमस्टांसिस में कौन आएगा यहाँ पे? और जो आपने सारा कुछ एक्सपोज कर दिया है अपने त्यारे आपके, आप कभी कहते हैं इधर हो रहा है वो हो रहा है। अब मेरे ख्याल में इट इज वेरी डोनाल्ड ट्रंप साहब मैनी ओपन क्वेश्चन छोड़ गए जो कि उनको फ्यूचर में इन चीजों का जवाब देना होगा, कांग्रेस को, अवाम को, या इलेक्शन में बैलेट पे जवाब देना होगा। ये वेरी बजट डिफिकल्ट। ये अगला बजट कांग्रेस से पास हो जाएगा? और पास तो हो जाएगा। इसमें देखें ना, पास क्या होता है हमारे कल आजकल बजट के हालात ये हैं कि गवर्नमेंट शटडाउन हो जाती है और अवाम सफर करती है, मिन्नतां तरले 2-2 महीने कांग्रेसमैन करते रहते हैं, फिर अखीर तक जाकर पास हो जाता। वो मेरा मकसद इसमें। और बजट, मुजम्मल भाई, मैंने मेरी बजट के बारे में ओपिनियन क्या है। बजट आजकल मीनिंगलेस हो चुका है। बजट के अंदर टैक्स नहीं लगाते, लेटर ऑन फीसिस बढ़ा देते हैं, लेटर ऑन उसके अंदर बजट। आप मुझे ये बताएं, आज बजट पास करके कल अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो सारे बजट का सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि महंगाई पेट्रोल का तो अमेरिका में पेट्रोल कितना महंगा हुआ है? $1 पर गैलन बढ़ चुका है जब से जंग शुरू हुई। और अमेरिका एक- की तारीख में कभी इतना इजाफा हुआ है? इतनी जल्दी नहीं हुआ, इतना जल्दी नहीं हुआ। और उसका उसका बुखार आ रहा है इकॉनमी। मैंने आपको पहले भी कहा था मुजम्मल भाई कि एवरेज अमेरिकन इज डूइंग वर्किंग 2 जॉब्स टू टू फीड देयर किड्स। ये जंग से पहले की थी, अब उसके हालात मजीद खराब हो चुके हैं। अच्छा, ये महंगाई। सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कहते हैं अमेरिकी तारीख का पहला सदर है डोनाल्ड ट्रम्प जो सुप्रीम कोर्ट गया है। क्यों गए हैं ये सुप्रीम कोर्ट? क्या 90 मिनट वहां बैठे रहे हैं? क्या चक्कर है? वो देखिए, वो सिटीजन बर्थ राइट केस चला रहे हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पे जो इलीगल आते हैं वो अगर बच्चे पैदा करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप नहीं दे। उस पे मैं एग्री करूंगा। यहाँ पे मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा, आपके देखने वाला, मैं कंजर्वेटिव रिपब्लिकन हूं। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसीज को सपोर्ट करता हूं, लेकिन हर पॉलिसी को सपोर्ट करना आसान नहीं होता। इन्होंने जेरूसलम एम्बेसी अमेरिकन शिफ्ट की थी आज से 6-7 साल पहले, मैं उसके भी खिलाफ बोलता रहा हूं। और मैं हर पॉलिसी या चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन ये जो बर्थ राइट है इस पे मैं एग्री करता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब से। यहाँ पे मैं आपके देखने वालों को नई चीज बताना चाहूंगा। इसको कहते हैं बर्थ टूरिज्म। चाइना से जहाज भर भर के आते हैं चाइनीज के, सिर्फ बच्चा पैदा करने। यहाँ बच्चा पैदा करके सिटीजनशिप्स का सर्टिफिकेट लेके वापस चले जाते हैं। जब बच्चा 18 साल का होता है उसको यहाँ ले आते हैं। मैक्सिकन क्रॉस द, हमारे यहाँ साथ बॉर्डर है, वो बच्चा आके यहाँ बच्चा पैदा करते हैं और कई तो यहीं छोड़ जाते हैं। बच्चा अस्पतालों में अमेरिकन खर्चों पे पड़ता है, पलता है। हॉस्पिटल, सड़कें, एयरपोर्ट, ये सारा सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बोझ है। और दूसरा, यूरोप के अंदर भी ये पहले था बर्थ राइट, उन्होंने खत्म कर दिया। अमेरिका मेरा ख्याल चंद ममालिक में से ऐसा होगा जो अभी तक इसको ऑनर करता है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की गलत इंटरप्रिटेशन करके इसको सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन उस पर मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप साहब गए हैं। लगता नहीं है कि जुडिशरी आजकल वैसे भी अपसेट है इनसे। मैंने आपको जिस तरह कहा है, कंजर्वेटिव जजेस भी इनकी प्रेसिडेंसी को इंपीरियल प्रेसिडेंसी कह रहे हैं। डेमोक्रेट का अगला कैंडिडेट कौन नजर आ रहा है आपको? देखिए, उनके कोई खास बड़ा नाम उनका भी सामने नजर नहीं आ रहा इस वक्त। अगर देखा जाए, देखें, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दोनों पार्टीज के पास इस वक्त नहीं है। सियासत, जमहूरी डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर कंटिन्यूसली इन डिक्लाइन। जमहूरियत यहाँ पे काम नहीं कर रही है। इसमें मैं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना, लेकिन उनके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मौजूद नहीं है। कभी कहा जाता है कि मिशेल ओबामा सामने आएंगी, ओबामा की जो वाइफ है। कई दफा कहते हैं कि वो यहाँ पे कॉर्टेस है, एक कांग्रेस वुमन, हिस्पैनिक बैकग्राउंड की, न्यूयॉर्क से कांग्रेस वुमन है, शायद वो सामने आएंगी। और कुछ लोग, कुछ बूटेचिंग जो पिछले सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी थे, शायद वो कहते हैं उनको। यहाँ से हमारे कल सी पैक था पिछले दिनों, कंजर्वेटिव पैक, उसका एक 2-3 दिन का इवेंट था। उसमें उन्होंने पोल किया है कि जेडी वाइस 53% और मार्को रूबियो 37% पे। तो मार्को रूबियो वॉज वे बिहाइंड हिम, लेकिन जेडी वाइस क्लियर है कि वो अगले रिपब्लिकन कैंडिडेट हो। बहुत शुक्रिया साजिद तारिक साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।